हेलो स्टूडेंट। तो आज इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से संबंधित 85 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी एमसीक्यू क्वेश्चन कहीं से पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में हमने हर एक क्वेश्चन को कवर किया है। तो बच्चों शुरुआत करते हैं हम लोग अपने पहले एमसीक्यू क्वेश्चन से। यहां करा कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। ऐसा कौन सा चीज है जिससे हम लोग लेंस नहीं बना सकते। तो बच्चों लेंस की परिभाषा में मैंने आपको बताया था कि लेंस पारदर्शी माध्यम होता है, कोई भी ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसके दोनों पृष्ठ या तो गोलीय हो या कम से कम एक गोल हो और एक समतल हो, उसको हम लोग लेंस बोलते हैं। तो यहां दिया जल, जल पारदर्शी है यानी इसका बनाया जा सकता है। कांच ये भी पारदर्शी हो सकता है, प्लास्टिक ये भी हो सकता है। मिट्टी जो है बच्चों वो पारदर्शी नहीं हो सकता, इसलिए हम लोग मिट्टी का लेंस कभी नहीं बना सकते। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन करा किसी बिंब, बिंब का मतलब समझो बच्चों वस्तु, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बिंब से बड़ा पाया गया है, तो वस्तु की स्थिति कहां होनी चाहिए। तो बच्चों अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, तो ऐसा एक ही कंडीशन है केस नंबर 6, जहां पे वस्तु जो होता है वो कहां होता है बच्चों, वो होता है P और F के बीच में, दर्पण के पोल ध्रुव और उसके फोकस के बीच में, तब जाके आभासी इमेज बनता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका आंसर आप लोग बच्चों दीजिए। आप लोग बच्चों पहले क्वेश्चन को देखिए, खुद से उसका आंसर गेस कीजिए, तब देखिए कि आंसर, वीडियो को रोक के मतलब चेक कीजिए कि क्या सही आंसर है, अपने मन में सोचिए, तब जाके देखिए कि हम आंसर आपको क्या बता रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया रखा है, किसी वस्तु का वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे अवतल दर्पण के किस स्थिति में रखना होगा। तो इमेज कैसा बनाना, वास्तविक और बड़ा। तो अब वास्तविक और बड़ा, वक्रता केंद्र अगर सी पे रखेंगे तो बराबर बनेगा, जितना बड़ा हमारा वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, तो ये तो हो नहीं सकता। वक्रता केंद्र सी और फोकस बिंदु एफ के बीच में, तो अगर हम लोग सी और एफ के बीच में रखेंगे तो हमारा जो प्रतिबिंब बनता वो बड़ा बनता, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। अगला दिया है दर्पण की फोकस एफ पर, तो अगर फोकस पर रखेंगे तो वस्तु जो बनेगा वो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, वो बहुत बड़ा होगा, जबकि यहाँ बहुत बड़ा शब्द कहा नहीं, सिर्फ नॉर्मल का बड़ा। तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी पे टिक लगाएंगे, एफ पर ये नहीं लगाएंगे टिक। और दर्पण के ध्रुव पी और यहाँ पे तो आभासी हो जाएगा, तो ये भी गलत है। तो यहाँ हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ क्वेश्चन दिया है, किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के आकार के बराबर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु की स्थिति क्या होगी। तो जो अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पे रखा होता है तभी हमारा बराबर इमेज बनेगा, तो यहाँ राइट आंसर होगा वक्रता केंद्र पर, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण, तो अवतल दर्पण है केवल जो कि आभासी प्रतिबिंब बना सकता है, वो भी बड़ा। एक चीज ध्यान देना, आभासी, आभासी और बड़ा प्रतिबिंब केवल अवतल दर्पण बना सकता है। दर्पण में अवतल दर्पण और लेंस में उत्तल लेंस, ये दो ही चीज बना सकते हैं, और कोई बड़ा इमेज आभासी में नहीं बना पाएगा। तो यहाँ पे उत्तल लेंस तो है नहीं, तो आंसर होगा हमारा अवतल दर्पण, क्योंकि यहाँ दर्पण की पूछ रहा है तो दर्पण में अवतल।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन दिया है, करा एक अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक, उल्टा और अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु की स्थिति। अब यहाँ ध्यान देना, करा अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का वास्तविक, उल्टा बहुत छोटा बन रहा, अत्यधिक छोटा, तो ऐसा कब हो सकता है, जब वस्तु अनंत पे हो। इस कंडीशन में प्रतिबिंब सबसे छोटा बिंदुवत बनता है एकदम। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, परावर्तन का नियम सदैव सत्य होता है। तो बच्चों कोई भी दर्पण हो, चाहे वो अवतल हो, उत्तल हो या समतल हो, परावर्तन का नियम हर एक सतह पे लागू होता है। तो यहाँ आंसर होगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। यहाँ करा एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र C से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पे आपतित होता है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। बच्चों C से जा रहा है तो मुड़ेगा ही नहीं, उसी रास्ते पे वापस लौट आएगा। ऐसे कंडीशन में जो R होगा वो I और R दोनों के दोनों होंगे 0। जब C पे जाएगा तो आपतन कोण और R दोनों के दोनों 0 होंगे। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कर किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -25 है तो दर्पण तथा लेंस, भाई दोनों की फोकस दूरी माइनस में दिया, मतलब दोनों के दोनों अवतल होंगे कानकेव। तो इसमें राइट आंसर का दोनों अवतल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, 10वां क्वेश्चन दिया कर किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों, तो सेम वही क्वेश्चन है, करा दोनों की फोकस दूरी -15 है तो दर्पण और लेंस क्या हो सकता है। फिर से यहाँ पे माइनस में दिया है तो दोनों के दोनों अवतल ही होंगे, अगर प्लस होता तो उत्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है तो वो दर्पण कौन सा हो सकता है। तो बच्चों ध्यान देना, अगर हम समतल दर्पण के सामने खड़े हो तो चाहे पास में हो चाहे दूर, इमेज हमेशा बनेगा सीधा, और उत्तल दर्पण में भी हमेशा सीधा बनता है। तो यहाँ आंसर है कि अवतल वो समतल दर्पण भी हो सकता है और उत्तल भी। तो राइट आंसर क्या होगा, या तो समतल या उत्तल, ऑप्शन नंबर डी, दोनों हो सकता है क्योंकि दोनों में ही इमेज हमेशा सीधा ही बनता प्रतिबिंब। अगला कह रहा है किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो बच्चों अक्षर छोटा है तो हमें लेंस ऐसा चाहिए जिसकी क्षमता, जिसकी पावर अधिक हो। भाई छोटा लेंस, वो छोटे छोटे अक्षरों को देखने के लिए ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा, आंख को ज्यादा प्रेशर पड़ेगा आंख पे, तो हमें ऐसा लेंस चाहिए जिसकी क्षमता ज्यादा, जिसकी पावर ज्यादा हो। तो हमें पता है कि P जो होता है P = 1/f होता है, जिसकी फोकस दूरी जितनी कम होगी उसकी क्षमता उतनी अधिक। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस। यहाँ हमारा राइट आंसर होगा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि सबसे छोटा हमारा 5 सेंटीमीटर है तो क्षमता ज्यादा आएगा। और कुछ लोगों के दिमाग में होगा सर 5 यहाँ भी दिया है 5 यहाँ, तो हम लोग अवतल लेंस क्यों नहीं लेते हैं। तो अच्छा ध्यान देना, अक्षर छोटे हैं तो हमें ऐसा चाहिए जो अक्षर को बड़ा करके, इसका कॉन्सेप्ट तो सही से मिलेगा आपको चैप्टर नंबर 2 में, लेकिन अगर यहाँ लॉजिक लगाना, ऐसे सोचो उत्तल लेंस चीजों को बड़ा करके दिखाता। अगर आप लोगों ने कभी देखा होगा कॉपी की बुक में अक्षर को हम लोग जब देखते थोड़ा जूम करके दिखाता, बड़ा करके, तो छोटा अक्षर है तो उसको बड़ा करके देखना तो उत्तल ही काम आएगा क्योंकि यही बड़ा करके दिखा सकता है।
और इसका जो कोर कॉन्सेप्ट है वो आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 2 में, जब आप लोग पढ़ेंगे मानोनेत्र। तो वहां पे दृष्टि दोष जब पढ़ेंगे तब वहां बता जाएगा क्यों उत्तल यूज करते हैं, क्यों अवतल, वहां मिलेगा। अभी काम चलाने के लिए बस ये सोचो कि हमें छोटे अक्षर को देखना है तो बड़ा करना पड़ेगा। बड़ा करने के लिए उत्तल लेंस चीजों को बड़ा करके दिखाता है, और क्षमता ज्यादा होगा तो देखने में आसानी मिलेगा। तो ज्यादा क्षमता के लिए फोकस दूरी कम होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। तो अवतल लेंस में हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी, उल्टा और छोटा। वो उल्टा, ये तो गलत है। आभासी है तो उल्टा हो ही नहीं सकता, आभासी है तो उल्टा हो ही नहीं सकता। यहां दिया आभासी सीधा बड़ा, तो अवतल लेंस कभी बड़ा इमेज नहीं बना सकता। अगला दिया आभासी सीधा और छोटा, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अवतल लेंस हमेशा आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अगला क्वेश्चन दिया कर दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण। अब यहां बच्चों कह रहा है प्रकाश किरण जो आ रहा है वो लंबवत आ रहा है सीधे सतह पर, और आपको पता है जब कोई प्रकाश किरण किसी सतह पे लंबवत आएगा तो वहां पे प्रकाश का अपवर्तन होता ही नहीं है, वो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगा आगे। तो इस कंडीशन में आर जो होगा वो होगा 0। थ्योरी वाले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि दो ऐसे कंडीशन है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में तो जाएगा लेकिन अपने पथ से विचलित नहीं होगा। और जिसमें पहला कंडीशन एक तो ये जब प्रकाश लंबवत आता है, जब प्रकाश लंबवत आता है एक कंडीशन ये है। दूसरा कंडीशन है कि जब दोनों माध्यम का अपवर्तनांक बराबर हो, तब इस दो कंडीशन में प्रकाश अपने रास्ते से विचलित नहीं होता। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इस कंडीशन, अब कुछ लोग कहेंगे सर यहाँ तो कोण 90 बन रहा है तो फिर आई अपवर्तन कोण आर आप 0 क्यों लिख रहे हैं? तो हम लोग जो कोण नापते हैं बच्चों, किससे नापते हैं? इस सतह पर डाले गए अभिलंब और आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच नापते हैं। तो आपतित किरण इसी दिशा में, अपवर्तित किरण भी इसी दिशा में, और अभिलंब डालोगे वो भी तो सेम ऐसे इसी दिशा में आएगा। तो उन दोनों के बीच कोण 0, क्योंकि दोनों समांतर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है तो ये तो सही है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है ये भी सही है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग ये भी सही है। प्रकाश एक अनुदैर्ध्य तरंग ये गलत है। तो पूछा कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दिया है, उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए। तो उत्तल दर्पण जो होता है वो हमेशा कैसा बनाएगा? आभासी और सीधा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इस पे आपको एक क्वेश्चन भी बहुत पूछा गया कि हम लोग वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण यूज करते हैं? तो उसका आंसर है उत्तल। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनेगा, वो भी सीधा। तो छोटा दिखने की वजह से ज्यादा दिखाई देता है, पीछे ज्यादा से ज्यादा एरिया दिखेगा, और सीधा बनता तो देखने में आसानी होता है। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा? आभासी और सीधा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला दिया है वक्रता त्रिज्या का मात्रक। तो बच्चों वक्रता त्रिज्या दूरी होती है, और दूरी को हम लोग मीटर में भी नाप सकते हैं, सेंटीमीटर में भी नाप सकते हैं, मिलीमीटर में भी नाप सकते हैं। तो राइट आंसर होगा ये सभी, ऑप्शन नंबर डी। फिर दिया है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 है तो इसकी फोकस दूरी। तो बच्चों फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो इसका राइट आंसर होगा 6। लेकिन अवतल दर्पण तो -6, उत्तल होता तो +6, अवतल है इसलिए -6। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला कह रहा है एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 है तो इसकी फोकस दूरी, तो इसका तो हो जाएगा 30 का आधा 15।
अब यहाँ ये तो कहा नहीं उत्तल अवतल क्या है, तो चिन्ह के बारे में हम लोग कुछ ध्यान ही नहीं देंगे, सीधे सीधे आधा कर देंगे। अगला करा एक अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, तो वस्तु फोकस पे रखा प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनंत पर। अगला क्वेश्चन करा एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 है, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या 10 का गुना होगा 20, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। फिर दिया समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। यहां कर एक समतल दर्पण है, इसके सामने कोई एक वस्तु है ए बी, जिसकी दूरी यहां से दिया 10 सेंटीमीटर दर्पण से। तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, तो आपको बच्चों पता है समतल दर्पण में जितनी दूरी पे हम लोग वस्तु रखेंगे सेम उतनी दूरी पे ही प्रतिबिंब बनता है। तो राइट आंसर होगा यहाँ 10, 10 पे रखा गया तो 10 पे ही बनेगा। अगला क्वेश्चन करा समतल दर्पण की फोकस दूरी, तो बच्चों समतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों के दोनों होते हैं अनंत। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों के दोनों अनंत होते हैं। नेक्स्ट दिया है किसी दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में संबंध, तो f बराबर r गलत है, f बराबर ये भी गलत है, f बराबर r/2 ये सही है। जो फोकस दूरी f होगा वो r का आधा होता है, f बराबर r/2। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला दिया है किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी, सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। एक अवतल दर्पण जो आभासी बना रहा है, तो अवतल दर्पण में एक ही कंडीशन बच्चों जब इमेज आभासी बन सकता है, और वो कंडीशन कौन सा, केस नंबर 6, जब वस्तु कहां हो, फोकस और पोल के बीच में हो। तो वस्तु की स्थिति कहां होगा, फोकस, ध्रुव और फोकस के बीच में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26। इसमें कह रहा किसी दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव छोटा बन रहा, काल्पनिक, काल्पनिक का मतलब आभासी, काल्पनिक का मतलब आभासी, और वो भी छोटा, और सदैव, तो सदैव छोटा किसमें बनता है, उत्तल दर्पण में। इसीलिए तो इसको पीछे देखने के लिए हम लोग वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए इसका यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें हमेशा छोटा और सीधा इमेज बनता है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन दिया है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा। इस बार थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन दे रहा है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल दर्पण है, यानी एफ दिया है 20 सेंटीमीटर, और भी प्लस में है क्योंकि उत्तल दर्पण तो हम लोग प्लस में रखेंगे। अब करा इसके सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पे वस्तु रखा गया है, तो u जो है वो भी 20 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब कहां बनेगा v, ये बताना है। तो फार्मूला लगा लेते हैं 1/f = 1/v प्लस 1/u। दर्पण है तो दर्पण के लिए हम लोग फार्मूला प्लस यूज करेंगे। यहाँ 1/f, f की जगह 20, v पता नहीं है, u की जगह फार्मूला हो जाएगा हमारा -20, ये इधर आएगा तो हो जाएगा 1/20 प्लस 1/20 इक्वल टू 1/v। सॉल्व करने पे एलसीएम वही सेम, ऊपर 1 1 हो जाएगा 2, ये कट के हमारा आ जाएगा 1/10 बराबर 1/v, तो v बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर हमारा होगा 10 सेंटीमीटर दर्पण के पीछे। वैसे भी उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे ही बनता है, तो यहाँ राइट आंसर होगा 10 सेंटीमीटर दर्पण के पीछे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला करा निम्न में से दिए गए माध्यमों में प्रकाश की चाल न्यूनतम किस में होगी। तो बच्चों जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना ज्यादा होता है उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होती है।
तो सबसे ज्यादा अपवर्तनांक होता है हीरे का, तो सबसे कम प्रकाश की जो चाल होगी वो हीरे में होगी। तो यहाँ राइट आंसर होगा हमारा डायमंड, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां करा वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, तो हीरे में सबसे ज्यादा हीरे का ये अपवर्तनांक होता है 2.42 के आसपास। अगला फिर दिया है किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है, तो बच्चों ये पूछना चाह रहा है किस दर्पण में सबसे ज्यादा दिखाई देगा। तो जिस दर्पण में प्रतिबिंब सबसे छोटा बनेगा उसी दर्पण में बच्चों ज्यादा से ज्यादा दिखाई देगा। और ये दर्पण हमारा है उत्तल, उत्तल दर्पण जो होता है उसमें प्रतिबिंब सबसे छोटा बनता है, इसलिए उसमें ज्यादा से ज्यादा दिखाई देगा। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, तो ये सबको पता है 2 × 10 की घात 3 × 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 3 × 10 की घात 8। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया करा एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर एक प्रकाश की किरण के लिए अपवर्तन कोण यानी आर का मान आपतन कोण की तुलना में अधिक है, यानी आर ज्यादा है और आई कम है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक प्रकाश किरण आ रहा है जिसमें आई का मान कम है जबकि आर ज्यादा है, तो आर ज्यादा होने का मतलब ये दूर जाएगा, आर का मान ज्यादा है, ये कर रहा है। यदि प्रकाश किरण पूछ रहा है तो अब बच्चों सिंपल सी बात है, आई कम है आर ज्यादा है, इसका मतलब प्रकाश किरण दूर हटा अभिलंब से, और अभिलंब से दूर हटने का मतलब है कि ये वाला जो माध्यम है वो विरल है, पहला वाला माध्यम सघन है, तो यानी जो प्रकाश होगा वो सघन से विरल में जा रहा है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब जाएगा तब ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया है प्रकाश की चाल माध्यम 1 व माध्यम 2 में क्रमशः v1 v2 है, तो माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष क्या होगा। हाँ तो अब यहां बच्चों ध्यान देना, इसमें कह रहा है माध्यम 1 का अपवर्तनांक, तो जिसका अपवर्तनांक पूछ रहा है इसको लिखेंगे लास्ट में, और पूछ रहा माध्यम 2 के सापेक्ष, तो 2 को लिखेंगे पहले, क्योंकि जिसका पूछेगा उसको लास्ट में। जिसके सापेक्ष पूछेगा उसको पहले, तो ये फार्मूला बनेगा, तो इसका क्या हो जाएगा, दूसरे माध्यम में जो यहां लिखा है दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल ऊपर और पहले माध्यम में प्रकाश की चाल नीचे, तो ये राइट आंसर होगा v2/v1, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करा वायु के सापेक्ष जल और कांच के अपवर्तनांक, तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक दिया AN/W, ये दिया 4/3, और वायु के सापेक्ष कांच का दिया है ANG 3/2। तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक पूछ रहा है, यानी जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो इसका आंसर होगा कांच वाले का हो जाएगा ऊपर, फार्मूला है कांच का अपवर्तनांक ऊपर और जल का अपवर्तनांक नीचे। ये फार्मूला कहां से आया, इस वाले से, ये जो फार्मूला आप लोगों को बताया था मैंने, इसी फार्मूले से, जो यहाँ दूसरे नंबर पे उसका अपवर्तनांक ऊपर, पहले नंबर पे जो उसका नीचे, तो यहाँ हो जाएगा ये ANG का मान ऊपर, तो ANG है 3/2 अपान 4/3, तो राइट आंसर कौन सा होगा, 3/2 अपान 4/3, ऑप्शन नंबर बी। ये हमारा राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला दिया क्वेश्चन करे यदि कोई वस्तु एक उत्तल लेंस के सामने 2f दूरी पे रखा है तो लेंस से उसके प्रतिबिंब की दूरी 2f ही होगा बच्चों। उत्तल लेंस में 2f दूरी पे अगर हम लोग वस्तु रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बनेगा, वो भी 2f पर ही बनता है, तो राइट आंसर होगा 2f। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया किसी वस्तु का आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, फिर ध्यान आभासी है वो भी बड़ा, और आभासी और बड़ा प्रतिबिंब दो ही लोग बना सकते हैं बच्चों, कौन कौन? एक तो बना सकता है अवतल दर्पण, और एक बना सकता है उत्तल लेंस। दो ही लोग आभासी बड़ा प्रतिबिंब बना सकते हैं। अब इसमें पूछ रहा कि बनाने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहां रखेंगे, तो इसका आंसर होगा हमारा एफ और ओ के बीच, यहां लेंस के मुख्य अक्ष पर, तो ये तो नहीं सही है। फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर, ये भी नहीं है। अनंत पर, ये भी नहीं है। लेंस के प्रकाशिक केंद्र मुख्य फोकस के बीच में, ये सही है ऑप्शन नंबर 4। एक लाता है एक कैसे, केस नंबर 6, जिस कंडीशन में हमारा जो इमेज बनेगा वो बड़ा भी होगा और आभासी भी, तो यहां हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां करा एक लेंस की क्षमता -2.5 डायोप्टर है, तो लेंस की फोकस दूरी तथा प्रकृति माइनस में दिया, तो एक तो कंफर्म है माइनस है तो अवतल लेंस होगा, यानी उत्तल वाला, ये दोनों ऑप्शन गलत है, ये हो ही नहीं सकता। अब फोकस दूरी निकाल लेते हैं, तो P बराबर 100/f, यहां से F बराबर आ जाएगा 100/P, तो ये हो जाएगा 100/P, कितना दिया है 2.5, भाग करोगे तो ये कितना आ जाएगा, दशमलव हटाने के लिए 10 से गुणा, 10 से भाग कर देते तो ये हो जाएगा 100 × 10/25, 25 चौका 100, ये आ जाएगा 40, तो यहाँ हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, ये ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया किसी भी लेंस की क्षमता का इकाई, तो मीटर तो होता नहीं क्योंकि क्षमता का फार्मूला P बराबर 1/f, तो आएगा 1/मीटर, 1/मीटर का मतलब मीटर इनवर्स, ये सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक अवतल लेंस प्रयोग में आता है आवर्धक लेंस के रूप में, आवर्धक का मतलब जूम करने में, प्रतिबिंब बड़ा बनाने में, तो ये तो गलत है। अगला दिया कार के पीछे की वस्तुओं को देखने में, तो यहाँ तो लेंस का यूज होता नहीं है, ये भी गलत है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मों में, तो ये सही है, निकट दृष्टि दोष के लिए यूज होता है अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन दिया है एक प्रकाश किरण किसी लेंस के भीतर स्थित किसी बिंदु से बिना किसी विचलन के गुजर जा रहा है, तो वो बिंदु क्या होगा बच्चों, तो ऐसे बिंदु को लोग प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं, क्योंकि प्रकाशिक केंद्र से जाने वाला प्रकाश बिना विचलित हुए निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अब यहां दिया है, कह रहे किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है। आवर्धित का मतलब बड़ा, काल्पनिक तो उत्तल लेंस द्वारा, सही है, बन सकता है। उत्तल दर्पण द्वारा ये तो नहीं हो सकता। अवतल दर्पण द्वारा, तो उत्तल लेंस और अवतल दर्पण दोनों द्वारा बन सकता है। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन बताया था, तो यहां होगा ए और सी, दोनों विकल्प सबसे ज्यादा सही है। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा किरण आरेख सही है, तो यहाँ लाइट आया पैरेलल जबकि जा रहा इधर, तो बिल्कुल गलत है। लेंस तो पार करके उधर चला जाएगा, इधर तो आएगा नहीं, तो ये तो गलत है। ए वाला हमारा गलत है। बी में दिया है आया है यहाँ पे पैरेलल समांतर जा रहा फोकस से, तो अवतल का काम है प्रकाश को फैलाना, बेंड करके नीचे नहीं लाएगा वो, तो ये भी गलत है। यहाँ आया है समांतर, अब मुड़ के ऐसा जा रहा लग रहा फोकस से होकर आ रहा है, तो ये सही है क्योंकि अवतल लेंस प्रकाश को फैलाता है, तो यहाँ दिख रहा है कि फैला रहा है। और अगर समांतर आया है तो फोकस से होकर आएगा, या ऐसा लगेगा देखने पे कि फोकस से आ रहा है,
तो ये वाला इस रूल को फॉलो कर रहा है। ये वाला गलत है, समांतर नहीं जाएगा, मुड़ जाएगा, सीधे एकदम जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला दिया है, कह रहा एक अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का सीधा व बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे रखना होगा। सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनाना है तो केस नंबर 6 फिर से वही चीज, दर्पण के ध्रुव P और उसके फोकस F के बीच में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दिया है, एक प्रकाश किरण पुंज एक समतल दर्पण पे आपतित हो रहा है और उससे परावर्तित होकर वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तब दर्पण पर आपतित पुंज होगा। अब यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिबिंब जो बन रहा है वास्तविक बन रहा है, तो समतल दर्पण पर आने वाला किरण वास्तविक प्रतिबिंब बना रहा है। अब यहाँ पे ध्यान देना, अगर प्रकाश किरण अभिसारी होता, अगर अपसारी होता, अपसारी का मतलब फैलने वाला, तो वो किसी एक बिंदु से निकल के ऐसे फैल रहा होता, और जब फैलने वाला होता तो टकरा के इधर कहीं जाता, ये कहीं इधर, आगे काटने का कोई चांस था ही नहीं कि सचमुच में काट पाए, और जब सचमुच में काट नहीं सकता तो प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं। लेकिन इसका उल्टा सोचो, अगर प्रतिबिंब कैसा हो, अभिसारी, वो प्रकाश किरण अभिसारी एक ही बिंदु पे आने वाला हो, तो पता लगा ये भी मुड़ के इधर आ रहा है एक ही बिंदु पे, कहीं यहाँ इसकी तरफ, और ये वाला भी मुड़ के इस बिंदु की तरफ जा रहा है, तो जाना तो चाह रहे दोनों इस बिंदु की तरफ क्योंकि अभिसारी हैं, लेकिन रास्ते में जैसे समतल दर्पण आएगा तो ये टकरा के मुड़ जाएंगे, और टकरा के मुड़ेंगे इधर कहीं, तो ये परावर्तन के बाद एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं, काट सकते हैं, तो इस कंडीशन में वास्तविक प्रतिबिंब बनने का चांस है। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा, अभिसारी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां कह रहा है कि अवतल दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच यानी F और C के बीच में, तो कैसा बनेगा, ये बनेगा उल्टा, वास्तविक और बड़ा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दिया है, किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। फिर से वही चीज है, आभासी बन रहा है, सीधा बन रहा है, और आभासी सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब यानी बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। तो आभासी सीधा और बड़ा, तो इसका मतलब कहां होगा, वो होगा ध्रुव और फोकस के बीच में, एक ही केस है। लेकिन एक मिनट, यहां कर किसी अवतल दर्पण द्वारा, ठीक, अवतल दर्पण तो यही होगा, राइट, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला करें, संयुग्मी फोकस संभव है केवल उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में ही संयुग्मी फोकस मिलता है, यानी दो ऐसे बिंदु जहां पे अगर एक पे वस्तु रखो तो दूसरे पे बने प्रतिबिंब, और ये चीज केवल अवतल दर्पण में और उत्तल लेंस में ही संभव है। तो यहाँ राइट आंसर होगा अवतल दर्पण। फिर अगला करें, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या तो 20 हो जाएगा, और भी अवतल है तो -20। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किसी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पे वस्तु रखा है। तो बच्चों फोकस दूरी है 10, यानी 20 सेंटीमीटर की दूरी पे उसका आएगा वक्रता केंद्र सी। वक्रता केंद्र सी जो होगा वो 20 सेंटीमीटर की दूरी पे आएगा, यानी वस्तु जो रखा वो कहां रखा है, वक्रता केंद्र सी पे रखा है, वक्रता केंद्र सी पे रखा है। अब आपको पता है कि अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पे रखा होगा तो उसका इमेज वक्रता केंद्र सी पे ही बनेगा, उल्टा होगा और वस्तु के बराबर। तो यहाँ पे हमारा क्या है आंसर, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो प्रतिबिंब बनेगा वो वक्रता केंद्र सी पर बनेगा।
अगला क्वेश्चन दिया है, यदि आपतन कोण 42 अंश, अपवर्तन कोण 30 अंश हो तो विचलन कोण, तो बच्चों फार्मूला होता है विचलन कोण डेल्टा बराबर आई माइनस आर। आई दिया 42 अंश माइनस 30, आंसर आ जाएगा 12 अंश। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो अब हम लोग देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। तो बच्चों आपको पता है समतल दर्पण में जितना बड़ा वस्तु होता है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो जब दोनों का साइज बराबर होगा तो ऐसे में जब लोग फार्मूला लिखेंगे आवर्धन का m इक्वल टू आई अपान ओ, तो आई से ओ कैंसिल हो जाएगा पूरा, ये आएगा कट के एक। तो राइट आंसर होगा एक। समतल दर्पण का जो आवर्धन होता है वो सदैव बच्चों कितना होगा, एक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 हो, तो ये दिया है एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2। फिर दिया है तो कांच के सापेक्ष वायु का पूछ रहा है, यानी पूछ रहा है कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो उल्टा हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा 2/3। क्यों उल्टा हो जाएगा, फार्मूला आपको पता बच्चों 1 और 2 पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बराबर होता है 1 दूसरे के सापेक्ष पहले का। तो उसी फार्मूले से हम लोग जब निकालेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वायु के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक बराबर 1/, कांच के सापेक्ष वायु का। तो जब यहां रखोगे वैल्यू की हो जाएगा 1/GNA। तो रखेंगे आप, उल्टा हमने फार्मूला लिख दिया, GNA बराबर लिखना चाहिए था कांच के सापेक्ष वायु का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बराबर 1 वायु के सापेक्ष कांच का। तो वैल्यू रखेंगे 1/ANG का वैल्यू हमारा 3/2 और ये 2 हो जाएगा ऊपर, तो आंसर आ जाएगा 2/3। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। तो बच्चों ध्यान देना, कांच जिस प्रकाश किरण को, क्योंकि आपको पता है सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है, जिसको याद करने के लिए आपको बताया गया ये क्रम विबग्योर। सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है, जिसको याद करने का ट्रिक ये बताया गया विबग्योर। तो इसमें आपको पता है जब ये प्रकाश सूर्य का प्रकाश कांच से गुजरता है तो बैगनी वायलेट रंग जो इसका विचलन सबसे ज्यादा होता है, ये वाला सबसे ज्यादा विचलित होता है, और जो लाल रंग होता है ये सबसे कम विचलित होता है। तो बच्चों ध्यान देना, कोई भी पदार्थ जिस प्रकाश किरण को जितना ज्यादा मोड़ पाएगा उसके लिए उसका अपवर्तनांक भी उतना ज्यादा होता है। तो यहां ध्यान देना, ये क्या कर रहा है, ये बैगनी रंग को सबसे ज्यादा विचलित करता है कांच। तो इसका मतलब बैगनी रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होगा। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। और सबसे कम होता है लाल रंग के लिए। लाल रंग के लिए किसी पदार्थ का अपवर्तनांक सबसे कम होता है और बैगनी के लिए सबसे ज्यादा। क्यों, क्योंकि बैगनी सबसे ज्यादा विचलित होगा जबकि लाल सबसे कम विचलित होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कर वायु में प्रकाश की चाल 3×10⁸ है और अपवर्तनांक दिया 3/2, तो कांच में प्रकाश की चाल। तो बच्चों यहां दिया है वायु में प्रकाश की चाल, यानी एयर में स्पीड दिया लाइट की 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये दिया है एयर के अंदर लाइट कितनी स्पीड से चल रहा है वो। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है ग्लास का,
तो किसके रिस्पेक्ट में तो बोला नहीं, तो कांच मानेंगे, ग्लास के रिस्पेक्ट में। तो वो ग्लास तो दिया ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में, जब ना दिया हो तो एयर के रिस्पेक्ट में हम लोग मानेंगे कि एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2। तो यहां से हम लोग फार्मूला लिख सकते हैं, एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू एयर में लाइट की स्पीड अपॉन ग्लास में लाइट की स्पीड। ये फार्मूला लिख सकते हैं, वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे। ANG का वैल्यू 3/2, VA आ जाएगा 3 × 10⁸, VG तो पता ही नहीं, उसको निकालना, 3 से 3 कट जाएगा हमारा, 2 को इधर भेज दूंगे, VG को इधर, तो ये हमारा आ जाएगा VG इक्वल टू 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ऐसे भी जिन लोगों ने मेरा लेक्चर देखा है पहले चैप्टर का, तो उसमें मैंने डायरेक्टली बताया कि कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ होता है मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ राइट आंसर आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रहा है, कह रहा वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ है, जबकि एक पदार्थ में इसकी चाल 1.5 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, तो उस पदार्थ का अपवर्तनांक, तो बच्चों दोनों माध्यम में चाल दिया, पूछ रहा अपवर्तनांक, तो वायु के सापेक्ष जो भी वो मटेरियल है उसका अपवर्तनांक बराबर हो जाएगा वायु में प्रकाश की चाल बटे उस मटेरियल में, उस पदार्थ में प्रकाश की चाल। तो वायु में प्रकाश की चाल हो जाएगा 3 × 10⁸, और उस माध्यम में, उस पदार्थ में 1.5 × 10⁸, ये कट जाएगा, कट के आ जाएगा हमारा 2। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन दिया कर निम्नलिखित में से कौन लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त होता है। पहले अब इसमें ये क्वेश्चन आप लोगों ने वीडियो के एकदम स्टार्टिंग में देखा था, लेकिन वहां पे ऑप्शन कुछ अलग था, यहाँ पे जो ऑप्शन है वो अलग है। वहां पहले क्वेश्चन में ऑप्शन था क्ले, कौन सा लेंस बनाने के लिए यूज नहीं कर सकते, मिट्टी को हम लोग यूज नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे आंसर अलग है। क्वेश्चन देखने में लग रहा सेम, लेकिन सेम है नहीं। यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि कौन लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। तो जल से भी लेंस बना सकते हैं, कांच से भी बना सकते हैं, प्लास्टिक से भी बना सकते हैं। इसमें राइट आंसर होगा हमारा सभी। इसमें जितने भी चीज लिखे हैं इनका किसी का भी उपयोग करके हम लोग लेंस बना सकते हैं। अगर आप लोग टार्च देखेंगे, टार्च में प्लास्टिक का लेंस आगे लगा रहता है, तो प्लास्टिक का भी लेंस लगा सकते हैं ट्रांसपेरेंट बना के, कांच का तो होता ही है, और वाटर का भी हम लोग लेंस बना सकते हैं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु तथा उसके प्रतिबिंब की लेंस के प्रकाशिक केंद्र से दूरी 10 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे कह रहा है किसी वस्तु यानी ऑब्जेक्ट के और उसके इमेज की लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से जो दूरी दिया है, डिस्टेंस दिया है, ये पहले तो बात दिया वस्तु की बात, तो u हो जाएगा हमारा कितना, u दिया है 10 सेंटीमीटर, और u हमेशा माइनस में होता है। फिर दिया है प्रतिबिंब की दूरी v, तो इमेज की दूरी कितना दिया है 30 सेंटीमीटर। और वस्तु के प्रतिबिंब तथा वस्तु की लंबाई का अनुपात होगा। तो यहाँ पे सिर्फ अनुपात पूछा है, हमें माइनस प्लस से कोई मतलब है नहीं, यहाँ पे हमें माइनस प्लस से कोई मतलब है नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है। क्वेश्चन सिर्फ हमसे अनुपात पूछ रहा है। अनुपात, अब देखो अगर हम लोग कोई दर्पण वाला फार्मूला, जैसे ये फार्मूला लगाते हैं, ये 1/f = 1/v + 1/u, या कोई मिरर का फार्मूला या कोई ये सब फार्मूला लगाते हैं, तो फार्मूले में हम लोग चिन्ह परिपाटी का यूज करते हैं, वहां पे देखते हैं कि कब प्लस लेना है कब माइनस लेना है। यहाँ क्वेश्चन में खाली इतना कह रहा है कि इन दोनों का रेशियो क्या होगा, ना कि लीनियर मैग्निफिकेशन पूछ रहा है। तो रेशियो का मतलब हमें सीधे सीधे बस इन दोनों का रेशियो ले लेना है, जो आएगा वही देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें किसका रेशियो लेना है,
सबसे वस्तु के प्रतिबिंब और वस्तु यानी इमेज वाला रखना है ऊपर, v को ऊपर रखना है, u वाला वैल्यू नीचे। तो ये आ जाएगा हमारा 30/10 जो कि कट के आ जाएगा 3, यानी राइट आंसर हमारा क्या होगा 1 से अधिक। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। अगर इसी क्वेश्चन में कहा होता कि लीनियर मैग्निफिकेशन यानी रेखीय आवर्धन क्या होगा, तब बच्चों ध्यान देना, अगर लीनियर मैग्निफिकेशन का था रेखीय आवर्धन तो इसका फार्मूला m बराबर होता है, अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूजन करेंगे, m बराबर होता है v/u लेंस के लिए। अब यहाँ पे हम लोग सिंबल रखते हैं साइन के साथ, तब देखना पड़ता है u माइनस में रखते हैं, v कैसा है प्लस है कि माइनस, वो क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग चेक करके रखते हैं कि इमेज कहाँ पे बन रहा, प्लस लेना कि माइनस, और तब डिसाइड करते हैं कि 1 से ज्यादा आएगा कि कम। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ रेशियो पूछा है, रेशियो का मतलब उसका मैग्नीट्यूड आंकिक वैल्यू लेना है, उसी का रेशियो ले लेना बस, अनुपात। तो यहां हो जाएगा हमारा 1 से ज्यादा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करा 0.4 मीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस से 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित एक वस्तु का वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब कहां पे बनेगा ये पूछ रहा है। u फोकस दूरी f दिया है, f बराबर दिया 0.4 मीटर, और अवतल है तो जाहिर सी बात है माइनस में होगा, और वस्तु की दूरी u दे दिया है, ये भी -0.4 मीटर, दोनों सेम दे दिया है। या सेंटीमीटर में अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं -40 सेंटीमीटर, 100 से गुणा कर देंगे, ये भी हो जाएगा -40 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, गुणा करके सेंटीमीटर में बना लेते हैं। तो अब पूछ रहा है v, प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, क्योंकि लेंस है तो लेंस के लिए माइनस लगाएंगे। हाँ, एक चीज और, कोई बच्चा ये सोच सकता है कि सर फोकस दूरी है 40, वस्तु भी फोकस दूरी पे ही रखा है, तो हम लोग पढ़े कि जब वस्तु फोकस पे रखा हो तो प्रतिबिंब अनंत पे बनता है। लेकिन ये कंडीशन बच्चों आप लोगों ने पढ़ा है उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस में यानी कॉन्वेक्स लेंस में जब वस्तु अनंत पे रखा हो तो वो फोकस पे रखा होता है, ऑब्जेक्ट जब फोकस पे होगा तो उसका प्रतिबिंब, उसका इमेज बनेगा इनफाइनाइट पे। लेकिन यहाँ लेंस उत्तल नहीं है बल्कि क्या है, अवतल है, इसलिए यहाँ पे ये चीज डायरेक्ट हम लोग नहीं बोल सकते, यहाँ सॉल्व करोगे तभी आंसर आएगा। तो यहाँ सॉल्व करने पे हमारा आ जाएगा 1/f की जगह हो जाएगा 40 माइनस में, v अननोन है, पता नहीं है, u का वैल्यू रखेंगे कितना आ जाएगा, तो u का भी -40, तो ये प्लस हो जाएगा, इस 40 को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा -1/40, माइनस को ऊपर लिख सकते हैं, ये भी -1/40 इक्वल टू 1/v, इन दोनों का एलसीएम सेम है तो 1/v इक्वल टू आ जाएगा 40, 40 ऊपर हो जाएगा -1 2, सॉल्व करने पे -1/20, तो v बराबर आ गया -20 सेंटीमीटर, या लिख सकते हैं -0.2 मीटर। अगर मीटर में लिखना चाहोगे तो 100 से भाग करके बदल लेंगे मीटर में। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा 0.2 मीटर, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी 0.2 मीटर की दूरी पर वस्तु की ओर, अवतल लेंस में हमेशा वस्तु की ओर बनता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब इसमें कह रहा है 0.2 मीटर दूर रखी वस्तु, वस्तु की दूरी यू दिया है 0.2 मीटर, रखी वस्तु के आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन m दिया है, लीनियर मैग्निफिकेशन 0.5, आभासी है, वर्चुअल है तो प्लस में, तो यह लेंस होगा
u बराबर दे दिया 0.2, m बराबर 0.5, तो पूछ रहा है ये लेंस होगा, और ऑप्शन में दिया है सबका सब फोकस दूरी और अवतल या उत्तल, ये सब पूछ रहा है। तो यानी क्वेश्चन हमसे पूछना चाहता है कि लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी, उसका नेचर कैसा होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले f निकाल लेते हैं। तो हमें पता फार्मूला लेंस के लिए होता है m इक्वल टू एफ अपान एफ प्लस यू। इसी से सॉल्व करके f निकाल लेते हैं। तो यहाँ m का आ जाएगा 0.5, या अगर सेंटीमीटर में रखना चाहो तो सेंटीमीटर के लिए इसको बदल लेते हैं, बदलना चाहो तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, माइनस में ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। दशमलव में रखते हैं हम लोग, तो f तो पता नहीं है, माइनस u का वैल्यू कितना हमारा, u का है -0.2। अब इसको इधर लाओगे 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.5f। इसका जब माइनस यहाँ 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कितना, ये आ जाएगा 1, 5 दूना 10, और 2 अंक पे दशमलव, और यहाँ आ जाएगा f। अब यहाँ पे सॉल्व करने पे हमारा आ जाएगा ये, इसको इधर भेज देंगे तो ये 0.5f, ये इधर आकर हो जाएगा -f बराबर ये हो जाएगा 0.1। दशमलव हटाने के लिए 10 से सब में गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 5f माइनस 10f, और इधर आ जाएगा 1, तो ये माइनस करने पे आ जाएगा 5f माइनस में इधर 1, या f बराबर आ जाएगा -1/5। इसको इधर कर देंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, तो आ जाएगा माइनस में 0.2 मीटर। तो राइट आंसर हमारा होगा 0.2 मीटर, वो भी माइनस है तो अवतल। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। जिन लोगों को मैथ में थोड़ा सा दिक्कत है उनसे कहेंगे वो लोग सेंटीमीटर में लेके सॉल्व करो, थोड़ा सा कैलकुलेशन में आसानी होगा। मीटर में लेने में थोड़ा सा डेसिमल में लोग कंफ्यूज होते हैं, तो सेंटीमीटर में कंफ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं बच्चों। अगला दिया कर है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर, इसकी क्षमता कितनी होगी। तो हमें पता है क्षमता P बराबर होता है 100/f। अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया तो 100/f, तो यहाँ पे हो जाएगा 100, और f का वैल्यू 25, 25 चौका 100, 4 डायोप्टर। तो राइट आंसर हमारा होगा 4 डायोप्टर। और एक चीज, उत्तल लेंस है तो यह प्लस में रख रहे हैं, अगर अवतल लेंस होता तो यह माइनस में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते करा, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 2 मीटर है, तो इस बार f बराबर दिया 2 मीटर। उत्तल लेंस है तो प्लस में, और लेंस की क्षमता उसका पावर पूछ रहा है p, तो p बराबर 1/f। अगर मीटर में हो तो यहाँ मीटर में दिया है तो ये हो जाएगा 1/2, आंसर आ जाएगा 0.5। तो 0.5 डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है समतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखी वस्तु की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो दर्पण द्वारा बने वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी। अब बच्चों आपको पता है, अगर समतल दर्पण के सामने हम लोग कोई वस्तु रखते हैं तो जितना बड़ा वस्तु होगा सेम उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है, चाहे वस्तु आगे रखो चाहे आगे करो चाहे पीछे, स्थिति बदलने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर वस्तु की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो इमेज भी, प्रतिबिंब भी 8 सेंटीमीटर लंबा होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला कर, वाहनों में पश्च दृश्य देखने के लिए सामान्यतः कौन सा दर्पण यूज होता है। तो बच्चों ऐसा दर्पण यूज करेंगे जिसमें हमेशा सीधा दिखे और छोटा, छोटा दिखने से पीछे का ज्यादा से ज्यादा एरिया दिखाई देता है। तो यहाँ राइट आंसर होगा अवतल, नहीं कहा गया, उत्तल दर्पण, क्योंकि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा दिखेगा और हमेशा छोटा दिखने की वजह से इसमें ज्यादा से ज्यादा दिखता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है एक पारदर्शी पदार्थ जिसका अपूर्णांक 1 है निर्वात में रखा है, तो निर्वात से होकर उस पदार्थ में
प्रवेश करने वाली एक प्रकाश किरण सतह पर विचलित होकर अभिलंब से दूर हट जाएगा, समीप आएगा कि मुड़ेगा ही नहीं, अविचलित रहेगा, या अभिलंब की दिशा में जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन कर एक पारदर्शी पदार्थ जिसका अपवर्तनांक 1 है, निर्वात में रखा है और प्रकाश कहाँ जा रहा है, प्रकाश निर्वात से जा रहा है उस माध्यम में। तो यहाँ ध्यान देना, पहला माध्यम निर्वात, और निर्वात का अपवर्तनांक भी कितना होता है, निर्वात का भी अपवर्तनांक होता है 1, और जिस माध्यम में जा रहा है उसका भी अपवर्तनांक है 1, जिस माध्यम में जा रहा है दूसरा वाला माध्यम, उसका भी अपवर्तनांक कितना है 1। अब आपको मैंने बताया था अगर कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे में जाए और दोनों का अगर अपवर्तनांक सेम हो तो प्रकाश अपने पथ से विचलित होता ही नहीं है, यानी यहाँ पे क्या होगा, ये अपने पथ से विचलित नहीं होगा, यानी अविचलित रहेगा। अगर दोनों माध्यम का अपवर्तनांक सेम है तो मुड़ेगा नहीं, अगर लंबवत आता तब भी नहीं मुड़ता। तो यहाँ पे अपवर्तनांक दोनों का सेम है तो अविचलित रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कांच की स्लैब से गुजरते प्रकाश किरण का कौन सा पथ ठीक है। तो यहाँ पे ये कांच का एक स्लैब है, ग्लास। अब यहाँ पे लाइट रे आ रहा है एयर से ग्लास में, वायु से कांच में। तो जब वायु से कांच में जा रहा है वो भी तिरछा आ रहा है, तो इसको अपने पथ से मुड़ना चाहिए, बेंड होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो बेंड हो नहीं रहा, तो ये गलत, ये आंसर सही नहीं है। यहाँ पे देखो आया तिरछा, लेकिन जैसे मीडियम चेंज हुआ तो ये क्या हो रहा है, नॉर्मल की तरफ झुक जा रहा है, यानी ये चीज सही है। और जब यहाँ पे बाहर निकल रहा तो यहाँ पे ये क्या, डेंसर मीडियम, ये रेयर मीडियम। भाई कांच ग्लास सघन है, वायु विरल है, तो जब सघन से विरल में जाएगा, डेंसर से जब रेयर में जाएगा तो नॉर्मल से दूर हटेगा। तो यहाँ पे नॉर्मल से दूर हट रहा है, तो ये वाला सही है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे बिल्कुल गलत है ये। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ तो मीडियम नॉर्मल की ओर बेंड हो रहा है, लेकिन ये दूर हटने के बजाय मुड़ के इधर आ रहा, तो ये तो बिल्कुल गलत है, यहाँ भी गलत है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है आपको जल, सरसों का तेल, ग्लिसरीन और केरोसिन दिया गया है, इन सब ने एक समान कोण पर, इन सबसे एक समान कोण पर प्रकाश की किरण आपतित की गई है, तो किस माध्यम से किरण अधिकतम झुकेगा। तो इन सब में जिसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होगा, प्रकाश किरण उसी में सबसे ज्यादा झुकेगा। और अपवर्तनांक किसका ज्यादा होगा, जो ज्यादा गाढ़ा होगा। तो इन सब में ग्लिसरीन जो है वो सबसे गाढ़ा होता है और उसी का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। तो ग्लिसरीन के अंदर जो प्रकाश किरण सबसे ज्यादा मुड़ेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला दिया टार्च दीपों में बल्ब कहाँ लगाया जाता है। तो बच्चों लाइट में हम लोग जो बल्ब लगाते हैं, पता लगा हमारा कुछ बल्ब इस तरीके से लाइट का वो होता है जिसमें बल्ब लगाते हैं, तो आप लोग हम लोग कोशिश करते हैं जो बल्ब है वो फोकस पे लगे। क्यों ऐसा, जब कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर आएगा तो वो टकराने के बाद हो जाएगा समांतर। पता लगा अगर हम लोग ऐसे माने ये यहाँ पे कहीं फोकस है, ये परावर्तक पृष्ठ या दर्पण कोई, और ये फोकस F, तो अगर कोई प्रकाश किरण फोकस से आएगा तो टकराने के बाद हो जाएगा समांतर। और हमें पता है जब कोई प्रकाश किरण समांतर जाता तो काफी दूर तक जाएगा, अगर तेरना में रहता तो पास में ही रहता, लेकिन समांतर जाने की वजह से लाइट बहुत दूर तक जाएगा। तो हम लोग कोशिश करते हैं बल्ब जो फोकस पे हो, ताकि उस बल्ब से जो प्रकाश किरणें निकले वो टकराने के बाद कैसी हो जाए, पैरेलल हो जाए, समांतर हो जाए। और समांतर होने की वजह से प्रकाश किरण दूर तक जाएगा तो हमें एक ही टार्च से काफी दूर तक दिखाई देगा। तो इसमें राइट आंसर है कहाँ पे, परावर्तक के ध्रुव और फोकस के बीच में, ये नहीं, परावर्तक के फोकस के बहुत निकट, ऑप्शन नंबर बी। फोकस की जितना पास रखेंगे लाइट के समांतर जाने की संभावना उतना अधिक होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहां सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है चित्र यह दर्शाता है कि जब प्रकाश किरण माध्यम ए से माध्यम बी में जाता है तो माध्यम ए की अपेक्षा माध्यम बी का अपवर्तनांक क्या होगा।
तो यहाँ पूछ रहा है माध्यम ए के सापेक्ष ए के रिस्पेक्ट में बी का अपवर्तनांक, ये पूछ रहा है। तो मीडियम ए नीचे है, तो जो आई बनेगा, फार्मूला हम लोग क्या लिखेंगे, साइन आई अपान साइन आर, क्योंकि कोण दिया है, एंगल। तो पहला मीडियम ए, तो जो ए में बनेगा वो आई का काम करेगा, और जो बी में बनेगा वो आर का काम करेगा। तो ए में बन रहा कौन सा, 60, तो यहां हो जाएगा साइन 60 साइन 60 बट्टे साइन, दूसरे माध्यम में जो बनेगा वो आर का काम करेगा, तो यहाँ आर 45 है, तो ये हो जाएगा साइन 45। अब साइन 60 का मान होता है √3/2 और साइन 45 का मान होता है 1/√2। इसको लिख सकते हैं √3/2 इंटू, ये √2 चला जाएगा ऊपर, अपान 1, √2 से कट के आएगा √2, यानी आंसर हो जाएगा √3/√2। तो राइट आंसर हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, √3/√2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहां कह रहा है कि एक प्रकाश किरण माध्यम ए से माध्यम बी में प्रवेश करती है, तो यहां दिख रहा है मीडियम ए से मीडियम बी में जा रहा है प्रकाश किरण, और जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, तो माध्यम ए की तुलना में माध्यम बी का अपवर्तक सूचकांक क्या होगा, यानी ए के रिस्पेक्ट में बी का अपवर्तनांक क्या होगा, ये कह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, एक से ज्यादा होगा, एक से कम, एक के बराबर या 0। तो अब थोड़ा समझो, अगर ए के रिस्पेक्ट में बी डेंसर होगा तो बी का एक से ज्यादा आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, सघन माध्यम का अपवर्तनांक हमेशा एक से ज्यादा आता है, विरल माध्यम का एक से कम आता है। ये चीज आप लोग ध्यान देना, सघन माध्यम के लिए n जो होता है वो एक से ज्यादा होता है, और विरल माध्यम के लिए, रेयर मीडियम के लिए n जो होता है वो एक से कम होता है। तो यहाँ पूछ क्या रहा है, a के रिस्पेक्ट में b का, a की तुलना में b, तो यहाँ ध्यान दो, प्रकाश किरण जा रहा है इधर, इसको जाना चाहिए था सीधे, प्रकाश किरण को ये माध्यम ए से जब माध्यम बी में जा रहा तो जाना चाहिए था सीधे, लेकिन हुआ क्या, ये माध्यम बदलने पर अभिलंब की ओर मुड़ रहा है, नॉर्मल की ओर झुक रहा है, जाना चाहिए था सीधे लेकिन बेंड होके आ रहा है नॉर्मल की ओर, इसका मतलब बी वाला मीडियम क्या है, वो है डेंसर। अगर ये रेयर होता, विरल, तो अभिलंब से दूर हटता, दूर हटके इसके नीचे आता, लेकिन यहाँ दिख रहा जाना था सीधे, लेकिन ये बेंड होके अभिलंब की ओर जा रहा है, नॉर्मल की ओर। तो इससे ये कंफर्म है कि ये जो प्रकाश किरण वो कहाँ जाए, ये जो माध्यम बी है वो क्या है, ये वाला सघन माध्यम है, डेंसर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, यानी ए के रिस्पेक्ट में बी क्या है, सघन। तो अगर ए के रिस्पेक्ट में बी सघन है तो इसका अपवर्तनांक एक से ज्यादा आएगा, ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक ए से ज्यादा आएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, इकाई से अधिक। हाँ, अगर ये पूछा होता इसी में कि बी के सापेक्ष ए का, तो भाई बी के सापेक्ष ए क्या है, विरल, रेयर मीडियम है, तो बी के सापेक्ष ए का जो आएगा वो एक से कम। जिसका बताना है, ध्यान देना, अगर वो घना, वो सघन है तो एक से ज्यादा, अगर वो माध्यम विरल है तो एक से कम। तो यहाँ पे हमें बताना था बी का, ए के सापेक्ष बी का बताना है, तो बी वाला डेंसर है इसलिए अपवर्तनांक एक से ज्यादा आएगा, अगर ये रेयर होता तो एक से कम। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि चित्र में बताना यहाँ कौन सा चीज है इस फिगर के अंदर, सीधे सीधे। तो यहाँ क्लियर दिख रहा है, प्रकाश की किरणें आ रही है समांतर, जो 10 नंबर का किरण है वो जा रहा है इधर, निकल रहा है नीचे मुड़ के, 9 नंबर का इधर मुड़ के निकल रहा है, 1 नंबर वाला इधर जा रहा है। अगर आप याद करो, लेंस में आप लोगों ने ये परिभाषा पढ़ा था कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आता है तो टकराने के बाद फोकस से जाता है,
उसमें आप लोगों ने कुछ इस टाइप का फिगर देखा था कि आया समांतर टकरा के जा रहा है फोकस से। तो यहाँ पे जो आंसर है वो होगा हमारा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस ही ऐसा लेंस है जो समांतर प्रकाश किरणों को मोड़ के फोकस पे भेजता है। तो इस टाइप से फिगर दिख सकता है प्रकाश किरणों का। तो यहाँ राइट आंसर होगा उत्तल लेंस। अवतल क्यों नहीं हो सकता? अवतल का काम है प्रकाश को फैलाना। अगर यहाँ अवतल लेंस होता तो ये प्रकाश जो ऐसे निकल रहा ऐसे जब भाग के जाता, फैलता, यानी 10 वाला जो इधर इधर जाने के बजाय 10 वाला फैल के इधर जाता। यहाँ 10 होता, 1 नंबर वाला यहाँ नीचे होता, जाता इधर, लेंस उसको फैला के भेज देता नीचे 1 नंबर को, और 10 नंबर वाले को भेज देता ऊपर, फैलाता उसको। लेकिन यहाँ ऐसा हो नहीं रहा है। 1 नंबर वाला यहाँ गया, निकल रहा उस साइड में तिरछा, यानी गया इधर समांतर, निकल रहा उस साइड में। तो ये उत्तल ही कर सकता है। प्रिज्म आप लोगों ने पढ़ा नहीं, प्रिज्म से समांतर निकलेगा प्रकाश किरण, और कांच की पट्टी से भी समांतर निकलेगा, तो चांस ही नहीं है। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अब इस चित्र में कह रहा है क्वेश्चन में, निम्नलिखित में कौन सा किरण आरेख सही है और उस प्रकाश किरण के लिए जो अवतल दर्पण पर आपतित हो रही है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। यहां ये फिगर नहीं देना चाहिए था। क्वेश्चन में हमें ये देखना है इन चारों में कौन सा फिगर या कौन सा रे डायग्राम सही है। तो यहाँ दिख रहा है प्रकाश किरण आ रहा है समांतर और टकरा के जा रहा है बगल से, ये गलत है फिगर एक। यहाँ आया है समांतर, जा रहा है दो दो किरण, तो आया है एक किरण जाएगा दो दो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आए एक किरण जाए दो दो, तो ये भी गलत है। यहाँ दिख रहा है समांतर आए, टकरा के समांतर ही लौट रहा है सीधे उसी डायरेक्शन में, ये भी गलत है। यहाँ दिख रहा है प्रकाश किरण आ रहा है समांतर लेकिन टकरा के जा रहा है फोकस से। तो आप लोगों ने ये रूल पढ़ा है कि अगर दर्पण में कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आता है तो टकराने के बाद फोकस से होकर जाएगा। तो ये इस रूल को फॉलो कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बच्चों, यहाँ भी चित्र दिया है, इसमें दिया है ये वाला जो फिगर है, हमें इसको देख के बताना है कि अगर कोई प्रकाश किरण F से होकर यहाँ तक आए तो वो आगे कैसे जाएगा, इन चारों में से कौन सा सही ऑप्शन है, ये हमें बताना देख के। तो पहला वाला आया है फोकस से जाएगा समांतर, ये सही लग रहा है, फोकस से आया तो समांतर ही जाएगा, रूल पढ़े हैं। दूसरा आया है फोकस से जा रहा तिरछा, ये तो बिल्कुल गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये वाला भी गलत है, आया फोकस से जा रहा इधर कहीं, समांतर उस साइड में जाएगा क्योंकि ये पारदर्शी है लेंस, तो ये वाला भी गलत है। ये वाला भी गलत है, बिना बेंड हुए जा रहा तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे है, चित्र ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला कह रहा है वक्रता त्रिज्या का मात्रक, रेडियस ऑफ कर्वेचर का यूनिट। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस को मीटर में भी मेजर कर सकते हैं, सेंटीमीटर में भी मेजर कर सकते हैं, मिलीमीटर में। तीनों का तीनों सही, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला कह रहा है निम्न में दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम किस में होगी। तो जिस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है उसका प्रकाशिक घनत्व उतना ही ज्यादा होगा, और अगर प्रकाशिक घनत्व ज्यादा तो उसमें लाइट की स्पीड कम होगी। तो हीरे में प्रकाश का चाल सबसे कम होता है क्योंकि हीरे का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। अपवर्तनांक ज्यादा तो प्रकाश की चाल कम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक प्रकाश किरण निरपेक्ष अपवर्तनांक μ1 वाले माध्यम से निरपेक्ष अपवर्तनांक यानी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 वाले माध्यम में जा रहा है। यानी कह रहा है कोई एक प्रकाश है जो एक ऐसे मीडियम में जा रहा है जिसमें पहले वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, दूसरे वाले का है μ2। तो पूछ रहा है साइन आई अपान साइन आर का मान, यानी साइन आई अपान आर को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? साइन आई अपान साइन आर को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन, और एन का फार्मूला होता है
n2 अपान n1। यहाँ पे n से ना देख रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को म्यू से दिया है, तो ये हो जाएगा μ2 अपान μ1। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे डायरेक्टली अगर पूछा होता रिफ्लेक्टिव इंडेक्स तो तुरंत समझ जाते μ2 अपान μ1, लेकिन यहाँ अपवर्तनांक ना बोल के ये करा साइन आई अपान साइन आर का मान बताओ, तो साइन आई अपान साइन आर को ही तो अपवर्तनांक बोलेंगे, तो अपवर्तनांक का फार्मूला सीधे। अगला पूछा स्नेल का नियम लागू होता है समतल तलों पे, खुरदुरे पे, सभी तलों पे, इनमें से कोई नहीं। तो यार राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सभी तलों पर। स्नेल का नियम कोई भी सरफेस हो हर एक सरफेस पे लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर एक गोताखोर जल दिया जिसका अपवर्तनांक 4/3 के भीतर से वायु में एक वस्तु को देखता है जिसका स्वाभाविक रंग है हरा, तो उसे वस्तु कैसा दिखेगा? तो बच्चों माध्यम बदलने पे प्रकाश का रंग नहीं बदलता। क्यों? क्योंकि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी आवृत्ति बदलती नहीं, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता। अगर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा तो प्रकाश का रंग भी नहीं बदलेगा, तो जैसा वैसे ही दिखेगा। यानी यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगर वस्तु हरा है तो वो हरा ही दिखेगा माध्यम बदलने के बाद भी। अगला करें निरपेक्ष अपवर्तनांक म्यू का मान 1 से कम होता है, तो सबसे कम तो बेटा होता है वायु का एक, निर्वात का। 1 से कम किसी का हो ही नहीं सकता, तो ये तो गलत है। 1 से ज्यादा होता है, ये सही है। इसमें दिया 1 से कम और 0 से बड़ा, ये गलत है। 0 से बड़ा इनफाइनाइट के बीच, ये भी गलत है। 1 से ज्यादा कुछ भी हो सकता है, 1 के बराबर या 1 से ज्यादा, सही सही अगर देखा जाए तो म्यू का जो मान है वो 1 के बराबर या 1 से ज्यादा कुछ भी हो सकता है किसी भी अलग अलग माध्यम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला करें निम्न में से किस रंग के लिए, किस रंग के प्रकाश की चाल जल में सर्वाधिक होगी? तो अब बच्चों ध्यान देना, आपको पता है किसी माध्यम का अपवर्तनांक जितना ज्यादा होगा प्रकाश की चाल उसमें उतनी कम। तो हमें पता है कि बैगनी के लिए अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है, यानी बैगनी रंग का जो प्रकाश का चाल होगा वो कम होगा। बैगनी वाले के लिए चाल क्या होगा? कम। इसके लिए जो स्पीड होगा वो कम होगा। अब पूछा सर्वाधिक किसका, तो ये होगा लाल का। क्योंकि लाल वाले के लिए अपवर्तनांक कम होता है, तो अपवर्तनांक अगर कम है तो उसमें प्रकाश की चाल अधिक होगी लाल रंग के लिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला पूछ रहा अपवर्तन की घटना में निम्नलिखित में कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है? तो अभी बताया है मैंने आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, तो राइट आंसर होगा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो वो अपवर्तन की घटना में अपरिवर्तित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा एक समतल कांच के गुटके को विभिन्न रंगों के अक्षरों के ऊपर रखा जाता है, तो वह अक्षर जो सबसे कम उठा हुआ प्रतीत होता है। अब ये थोड़ा सा दिमाग लगाने का क्वेश्चन है। अब बच्चों सोचो, मान लो हम लोग एक कांच का ये ग्लास का कोई पीस है, इसके नीचे यहाँ पे कुछ लिखा है, इसको हम ऊपर से यहाँ से देख रहे हैं। तो अब ये जो वर्ड लेटर जो लिखा वो दिखाई कब देगा? जब इससे प्रकाश चल के आएगा यहाँ, फिर यहां से निकल के जाएगा बाहर, आंख में हमारे आएगा, तब जाके दिखेगा। अब बच्चों जरा सोचो, जब ये प्रकाश किरण कांच से जाएगा वायु में, जो ये ग्लास है, जो ये कांच है, जब इस कांच से जाएगा वायु में तो माध्यम चेंज होने की वजह से ये क्या होगा? अभिलंब से दूर हटेगा। तो अब ध्यान देना, जो प्रकाश किरण अभिलंब से जितना दूर हटेगा, अगर मान लो ये इतना दूर हटा है, तो जो देख रहा होगा यहां से उसको लगेगा कि जो वस्तु है वो इसके सीध में यहां दिखेगा। है तो नीचे, लेकिन प्रकाश यहां से मुड़ के जा रहा तो उसके सीध में दिखेगा यहाँ ऊपर। अगर ये प्रकाश किरण
कम मुड़ता, इतना ही मुड़ता, इतना। तो जब यहां से हम देखते तो हमको लगता कि इसके सीध में वस्तु कहीं यहां है। तो इससे समझ में आ रहा कि जिस रंग का प्रकाश किरण, इससे समझ में क्या रखी, जिस रंग का प्रकाश किरण जितना अधिक मुड़ेगा, जितना अधिक मुड़ेगा, या कह सकते हैं अभिलंब से दूर हटेगा, अभिलंब से दूर हटेगा, उसका जो भी लेटर है, जो अक्षर है, वो उसका अक्षर ज्यादा उठा हुआ प्रतीत होगा। ये वाला कम मुड़ रहा था, अभिलंब से कम दूर हटा, तो इसके सीध में दिखेगा तो लगेगा कम उठा है। लेकिन जो ज्यादा मुड़ गया तो ज्यादा मुड़ने की वजह से इसके सीध में दिखेगा तो लगेगा ज्यादा उठा है। तो अब इसी से हम लोग बच्चों समझेंगे, जब प्रकाश किरण कांच से जाएगा वायु में तो सबसे ज्यादा कौन मुड़ता है? सबसे ज्यादा मुड़ता बैगनी रंग। लाल रंग तो विचलन कम होगा, लाल ज्यादा मुड़ता ही नहीं है। सबसे ज्यादा मुड़ता है बैगनी रंग का कलर, वायलेट। सबसे ज्यादा कौन मुड़ेगा? बैगनी। तो बैगनी वाला सबसे नीचे की ओर होगा, इधर अभिलंब से दूर, तो उसके सीधे में जो लाइट बनेगा प्रतिबिंब वो होगा ऊपर उठा हुआ सबसे ज्यादा। तो राइट आंसर होगा बैगनी। बैगनी रंग का जो सिक्का, जो अक्षर होगा वो सबसे ऊपर दिखेगा और सबसे नीचे दिखेगा लाल वाला, क्योंकि लाल वाले का विचलन कम होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। एक मिनट बच्चों, शायद हमने गलती कर दिया। यहां पूछा वह अक्षर जो न्यूनतम उठा हुआ प्रतीत होगा, सबसे कम, तो ये तो ज्यादा उठा हुआ प्रतीत होगा। ये वाला सबसे कम जो है वो लाल होगा, लाल वाला सबसे कम उठा हुआ दिखेगा, और सबसे अधिक जो उठा दिखेगा वो बैगनी वाला, क्योंकि बैगनी वाला ज्यादा मुड़ेगा तो अधिक उठा हुआ दिखेगा, लाल वाला कम मुड़ रहा तो कम उठा हुआ दिखेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी, अब अगर परिभाषा याद हो फोकस दूरी की बच्चों, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाला प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के बाद, रिफ्रैक्शन के बाद, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पे काटेगा उसी को बोलते हैं हम लोग फोकस। तो अब बच्चों ध्यान दो, ये जो प्रकाश किरण है ये बना 7 रंगों से मिलके, जो सूर्य का श्वेत प्रकाश है वो 7 रंगों से मिलके बना है। अगर हम मान ले कि सातों रंग बट रहा है, अगर हम थोड़ा जूम करके अंदर देखें, या हम मान ले ये लेंस मोटा है, सातों को बांट दे रहा है, तो सातों को जब बांटेगा तो सबसे कम मुड़ता लाल रंग, तो लाल रंग वाला सबसे दूर जाएगा, क्योंकि लाल वाले को ज्यादा मोड़ नहीं पाएगा लेंस, लाल रंग को मोड़ कम पाएगा तो लाल रंग जाएगा सबसे दूर। अब बैगनी वाले को सबसे ज्यादा मोड़ेगा तो बैगनी वाला आएगा सबसे नीचे, बैगनी वाला सबसे, मानते ये बैगनी है, ये वाला बैगनी और ये वाला लाल, तो लाल वाला सबसे ऊपर होगा क्योंकि लाल वाले को लेंस कम मोड़ पाएगा, और बैगनी वाले को सबसे ज्यादा मोड़ेगा। बाकी सारे कलर इसी के बीच में होंगे, फिर यहाँ पे कोई होगा ऑरेंज वाला, हरा, ग्रीन, ऐसे सब सातों का सातों मुड़ा होगा। तो अगर हम बात करें लाल वाले के लिए फोकस दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होगा लाल वाले के लिए ज्यादा आएगा, बैगनी वाला पास में तो उसके लिए फोकस दूरी कम होगा। तो हमारा राइट आंसर होगा क्या? लाल प्रकाश के लिए फोकस दूरी का मान सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि लाल वाला मुड़ेगा कम, मुड़ेगा कम तो दूर जाके काटेगा, और दूर जाके काटेगा तो फोकस दूरी भी ज्यादा ही आएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा दो लेंस जिनकी क्षमता 5 और -3 डायोप्टर है, इनकी संयुक्त फोकस दूरी, तो दोनों की क्षमता को जोड़ दो, टोटल क्षमता कितना आ जाएगा? P1 प्लस P2, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 3, माइनस हो जाएगा, जोड़ के आ जाएगा 2
डायोप्टर तो इसकी पूरी क्षमता संयोजन का, तो फोकस P बराबर लिख सकते हैं 1/f या 100/f मीटर के लिए, तो P का वैल्यू, P की जगह रखेंगे 2 डायोप्टर, यहाँ आ जाएगा 100/f, 2 से इसको काटेंगे 50, F को उधर भेजेंगे, F बराबर आ जाएगा 50 सेंटीमीटर, तो राइट आंसर होगा 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर एक पतले अभिसारी लेंस को पर्दे पर प्रतिबिंब बनाने में प्रयोग किया जाता है जब लेंस का ऊपर का आधा भाग एक पर्दे से ढक दे तो। करा एक लेंस है, इसका आधा हिस्सा हम लोग अगर ढक दें, चाहे ऊपर का चाहे नीचे का, आधा हिस्सा अगर ढक दें तो क्या होगा। पहला ऑप्शन दिया आधा प्रतिबिंब अदृश्य हो जाएगा, गलत है। प्रतिबिंब के नीचे ये भी गलत है, नहीं खिसकेगा। प्रतिबिंब ऊपर क्यों खिसक जाएगा, ये भी गलत है। अगला दिया प्रतिबिंब की तीव्रता घट जाएगी, तो बच्चों लेंस को ढक देने से उसकी जो ब्राइटनेस होती है, तीव्रता, वो कम हो जाएगा। प्रतिबिंब बनेगा लेकिन उसका तीव्रता कम होगा, तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रतिबिंब की तीव्रता घट जाएगी। अगला क्वेश्चन दिया है, लास्ट क्वेश्चन, करा द्रव में स्थित एक वस्तु को वायु से ऊर्ध्वाधरता देखने पर वह उतनी ही गहराई पर दिखाई देता है जितनी की उसकी वास्तविक गहराई है, तो द्रव का अपवर्तनांक होगा। अब बच्चों ध्यान देना, वायु हम लोग कहां देख रहे हैं, वायु से देख रहे हैं द्रव में, तो वायु के सापेक्ष उस द्रव, उस लिक्विड का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जो होगा, अपवर्तनांक, वो होगा वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई, ये फार्मूला गहराई का। तो दोनों ही बराबर है।